Hello everyone. Today we'll continue the same chapter 9, financial management. In previous lecture, I discussed with you meaning of financial management. What is the meaning of business finance and its needs भी की थी हमने, and investment decisions, financing and dividend decision. यानी जितने financial decisions थे वो हमने कल discuss किए थे. And today in today's lecture, I will discuss with you the investment decisions and factors affecting investment decision. इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है, उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या है. इन्वेस्टमेंट डिसीजन का सेकंड नेम क्या है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन. यानी जितने भी आपने डिसीजन किए थे, कितने डिसीजन किए थे, 3 डिसीजन किए थे, तीनों के फैक्टर्स अफेक्टिंग है. फैक्टर्स अफेक्टिंग का मतलब क्या होता है कि आपने मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हुए किन किन बातों को ध्यान में रखना है, या फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हुए किन किन बातों को ध्यान में रखना है. यानी डिसीजन लेते हुए कौन कौन से फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं. तो अब आगे तीनों के यही क्वेश्चन है, यानी इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग, फाइनेंसिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग, डिविडेंड डिसीजन एंड फैक्टर अफेक्टिंग. तो मीनिंग तो आप आपने तीनों के कर ही लिए. इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मीनिंग कल मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था. इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कैपिटल बस्टिंग डिसीजन भी बोलते हैं, क्योंकि कल मैंने बताया था डिसीजन रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म एसेट इज नोन एज कैपिटल बस्टिंग डिसीजन. हालांकि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमने शॉर्ट टर्म डिसीजन भी लिए थे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी लिए थे, लेकिन नॉर्मली हम इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म एसेट में काउंट करते हैं. तो क्लियर कट लिखा हो शॉर्ट टर्म, तो हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन करेंगे, अदरवाइज हम इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म ही मानते हैं. तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन भी बोलते हैं. तो इसका मीनिंग तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ. लॉन्ग टर्म बस्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज नोन एज कैपिटल बस्टिंग डिसीजन. फॉर एग्जाम्पल, मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन अ न्यू मशीन में आपने इन्वेस्टमेंट की टू रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग वन. ये लॉन्ग टर्म एसेट क्या होती है, वही तो होती है कि अपने पुरानी की जगह नई मशीन में अपने पैसा लगा दिया, पुरानी को रिप्लेस कर दिया, या नई फिक्स्ड एसेट परचेज कर लिया, नई ब्रांच ओपन कर ली. कोई भी यानी फिक्स्ड एसेट में जो पैसा लगाया जाता है, दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट डिसीजन. अब मेनली क्वेश्चन क्या आता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट या कैपिटल बस्टिंग डिसीजन. यानी कैपिटल बस्टिंग डिसीजन हम किसके बेस पे लेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स के बेस पे लेंगे. इसे डिटर्मिनेंट्स भी बोल देते हैं की बात है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन. एक ही बात है बच्चे, अगर डिटर्मिनेंट्स आ जाए, फैक्टर्स अफेक्टिंग आ जाए, तो एक ही बात है. तो फर्स्ट पॉइंट है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट. तो ये पॉइंट क्या कहता है, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट. यानी ऐसा प्रोजेक्ट, जिस भी प्रोजेक्ट में पैसा लगा, उसकी कैश फ्लो से हम डिसाइड करेंगे कि उसमें पैसा लगाना है या नहीं लगाना. यानी कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के फैक्टर्स अफेक्टिंग ये कि हमने इसमें पैसा लगाना है या नहीं लगाना. तो ये ऐसा प्रोजेक्ट जिसे कैश इनफ्लो रेगुलर हो, तो उसमें पैसा लगा देंगे. यानी मान लो यहाँ पर 2 प्रोजेक्ट हमारे पास कंपेयर किया होगा. एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कैश आ तो रहा है, लेकिन आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आ रहा है. और एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कैश तो कम आ रहा है, लेकिन साथ साथ आ रहा है, रिकवरी साथ साथ हो रही है. तो हम थोड़ा सा माइंड यूज करें, तो हमें तो रेगुलर कैश चाहिए ना. तो हम यानी उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे जिसमें रेगुलर कैश हो, चाहे थोड़ा हो, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर दैट प्रोजेक्ट जो 10 साल के बाद हमें कैश दे रहा है और ज्यादा दे रहा है, तो हम इतनी वेट नहीं कर सकते. तो यानी सबसे पहले हम उसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे तो जिसका कैश फ्लो रेगुलर हो. तो इसकी डिटेल क्या है, व्हेन अ कंपनी इन्वेस्ट यूज अमाउंट ऑफ फंड्स इन सम प्रोजेक्ट. जब भी कोई कंपनी किसी भी प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा पैसा लगाती है, तो इट एक्सपेक्ट, वो क्या चाहती है, हम किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं, किसी बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, हम क्या चाहेंगे, रेगुलर अमाउंट ऑफ कैश इनफ्लो फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट. हम तो रेगुलर कैश चाहेंगे ना, रेगुलर अमाउंट ऑफ कैश इनफ्लो, ताकि हमारे पास रेगुलर कैश आए. द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल विच ब्रिंग्स लार्ज अमाउंट ऑफ कैश. कहते हैं ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, यानी ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें कैश बहुत ज्यादा आ रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ कैश, बट आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन लंबे समय के बाद आ रहा है, इज रिजेक्टेड. हम उसे नहीं चूज करेंगे. फॉर द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ब्रिंगिंग नॉमिनल कैश, थोड़ा कैश आ रहा है लेकिन रेगुलर आ रहा है, साथ साथ आ रहा है, तो हम उसे चूज करेंगे. यही मैंने बात बताई कि हम उसी प्रोजेक्ट को चूज करेंगे जिसमें कैश रेगुलर हो, चाहे थोड़ा आए. हम उस प्रोजेक्ट को नहीं चूज करेंगे, उसे रिजेक्ट कर देंगे. जिसमें कैश आ रहा है लेकिन ज्यादा आ रहा है, लंबे समय के बाद आ रहा है, तो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे. नाउ सेकंड पॉइंट इज रेट ऑफ रिटर्न. अब हम उसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे जिसमें रिटर्न मतलब प्रॉफिट, जो रिटर्न में मिल रहा है वो ज्यादा हो. यानी कंपैरेटिवली 2 प्रोजेक्ट जब हम कंपेयर करेंगे, उस प्रोजेक्ट को चूज करेंगे जिसमें हमें प्रॉफिट ज्यादा हो, रिस्क कम हो.
द कंपनी कंपेयर्स द रिटर्न्स फ्रॉम द डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। जब भी किसी भी मान लो, क्योंकि हम जब भी कोई बिजनेस करते हैं तो हम क्या करते हैं कि 2-3 ऑप्शंस रखते हैं। जितने भी ऑप्शंस है, जितने भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है, तो उसमें हम क्या देखेंगे, एक तो रिटर्न्स को चेक करेंगे, दूसरा किसको चेक करेंगे, रिस्क इन्वॉल्व, रिस्क कितना है। यानी रिटर्न, हम उस प्रोजेक्ट को चूज करेंगे जिसमें रिटर्न्स तो ज्यादा हो लेकिन रिस्क कम हो। तो सपोज दे आर 2 प्रोजेक्ट्स, 2 प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। तो रेट ऑफ रिटर्न प्रोजेक्ट ए में रेट ऑफ रिटर्न है 10% और प्रोजेक्ट बी में कितना 12%। और रिस्क कितना है, दोनों में सेम रिस्क है। अब अंडरस्टूड है, पता लग रहा है कि कौन सा प्रोजेक्ट चूज किया जाएगा, यानी बी प्रोजेक्ट। यानी बी प्रोजेक्ट को वहां पर चूज करेंगे। यानी अभी तक हमने 2 पॉइंट्स किए। फर्स्ट पॉइंट क्या किया था हमने, फर्स्ट पॉइंट हमने किया था कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, कितना कैश फ्लो में मिल रहा है, कैश रेगुलर मिलना चाहिए चाहे थोड़ा मिले। और दूसरा पॉइंट क्या किया हमने, रेट ऑफ रिटर्न, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दूसरा क्या है, रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न में यानी कंपनी क्या करती है, जब भी किसी प्रपोजल में पैसा लगाती है, किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाती है, तो रिटर्न्स को और रिस्क दोनों को देखती है। यानी ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाएगी जहाँ रिटर्न तो ज्यादा और रिस्क कम हो। तो फिर एक एग्जांपल से आप इसे प्रूव कर दोगे। 2 प्रोजेक्ट है ए और बी। ए में रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है, बी में कितना है, 12% है, रिस्क कितना, दोनों में सेम है। तो ऑब्वियस क्या होगा, इन दैट केस प्रोजेक्ट बी इज सिलेक्टेड। नाउ लास्ट पॉइंट, 3 पॉइंट, इसके 3 पॉइंट से थर्ड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। एक इसमें ये कहते हैं कि जब भी किसी में भी किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की जाएगी तो बहुत सारी कैलकुलेशंस की जाती है, मतलब बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, काफी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। वो कौन कौन सी बातें हैं, यानी जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे, पहले तो हम ध्यान में रखेंगे कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, दूसरा रखेंगे रेट ऑफ रिटर्न, और उसमें रिस्क को भी ध्यान में रखेंगे, और थर्ड है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, यानी द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हम पैसा लगा रहे हैं तो इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ कैलकुलेशंस, बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। जैसे अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा लग रहा है, इंटरेस्ट रेट क्या है, कैश फ्लोज क्या है, और रेट ऑफ रिटर्न क्या है। तो इन सारी कैलकुलेशन के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है। तो कई बार एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स, मीनिंग जैसे आ गई, व्हाट इज कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स, देयर आर डिफरेंट, आप लिखोगे टेक्निक्स टू इवेल्युएट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आर नोन एज कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स। यानी ऐसी टेक्निक जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल करते हुए ध्यान में रखी जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स। और यानी इसमें क्या है, हमें जब भी कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है तो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, यानी इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में जो जो कैलकुलेशंस की जाती हैं, दैट इज नोन एज कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स। तो ये 1 मार्क का, ये 1 मार्क के क्वेश्चन तो आपके आने ही नहीं है, 2 मार्क्स के आने, तो उसके अकॉर्डिंगली कुछ और एडिशन हो जाएगी तो देख लेंगे। तो दीज टेक्निक्स आर अप्लाइड टू ईच प्रपोजल बिफोर सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। जब भी किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, उसमें सिलेक्शन करनी है, तो सारी टेक्निक्स यानी सारी कैलकुलेशन को करना पड़ेगा। तो देयर आर 3 पॉइंट्स ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। वन इज कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, सेकंड क्या किया हमने, रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न में हमने रिस्क को भी ध्यान में रखना है, हम रिस्क भी थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं, वैसे तो मिक्स करके लिख दोगे तो ज्यादा बेटर है। तो थर्ड पॉइंट क्या हो गया इसमें, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है आपका। अब एग्जाम में 2, 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे सिर्फ, तो 1, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का तो मीनिंग कर चुके, अब तीनों के फैक्टर्स अफेक्टिंग करने हैं। फाइनेंसिंग में हमने क्या किया था, पैसा लेना कहां से है, 2 फंड से आपके पास, एक ओनर्स फंड है और एक बोरोड फंड है। बोरोड फंड को हम डेट कैपिटल भी बोलते हैं और ओनर्स फंड को हम इक्विटी भी बोलते हैं। Now what is in financing decision? यानी फाइनेंसिंग में अब ये देखना कि फाइनेंस आएगा कहां से। तो फाइनेंस बिजनेस में 2 सोर्सेस से आते हैं, एक ओनर्स फंड हो गए, एक बोरोड फंड हो गए। ऑनर्स फंड में मैंने बताया था इक्विटी है, प्रेफरेंस शेयर्स है, प्रीवियस लेक्चर मैंने बताया था, और रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग होता है जो अपने ही प्रॉफिट बिजनेस में लगा दिया जाता है, तो उसे रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। और बोरोड फंड को डेट भी बोलते हैं, जैसे लोन हो गई या डिवेंचर से पैसा लगाना, लोन, डिवेंचर्स या पब्लिक डिपॉजिट।
ओके बेटा, तो अब हमने ये देखना है कि इस क्वेश्चन में फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन का मतलब ये है कि हमने किस सोर्स से पैसा लेना है, ओनर से लेना है या बोरोड से लेना है। तो काफी सारी बातों को ध्यान में रख के हम डिसाइड करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है? देखो बच्चे, कॉस्ट होता है, जैसे मान लो आप इक्विटी से पैसा ले रहे हो, इक्विटी शेयर से पैसा ले रही है कोई भी कंपनी, तो इक्विटी के बदले में क्या देना पड़ता है? डिविडेंड। तो डिविडेंड इक्विटी की क्या होगी? कॉस्ट होगी। अगर आप लोन लेते हो बैंक से, तो लोन के बदले में क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ लोन। इंटरेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ लोन। ओके बेटा, यानी कॉस्ट का मतलब होता है यानी जो हम फंड्स रेज करने के बदले में जो देना पड़ता है, दैट इज नोन एज कॉस्ट। अब थोड़ा सा अगर आप दिमाग पे जोर दो, तो इक्विटी जो से पैसा लिया जाता है, इक्विटी ओनर होते हैं, ओनर को जो डिविडेंड दिया जाता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, तो इट मींस इक्विटी की कॉस्ट ज्यादा होगी। कोई भी बिजनेस कंपनी शुरू करती है तो इक्विटी के बदले में ज्यादा देना पड़ता है, और लोन के बदले में क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम होता है। अगर कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, किसको रेज करने का, यानी ओनर्स फंड को रेज करने का खर्चा कम है और लोन से पैसा कम सस्ता मिल जाता है। वही चीज हमने देखी, जिससे पैसा सस्ता मिलता है हम उसी सोर्स से पैसा ज्यादा लेंगे। अब रीड कर रही हूँ इसको मैं। द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस थ्रू डिफरेंट सोर्सेज आर डिफरेंट, ये सबके अलग अलग है। द फाइनेंस मैनेजर ऑलवेज प्रेफर द सोर्स विद मिनिमम कॉस्ट, जिसका कॉस्ट कम आएगा उसी से ज्यादा पैसा लेगा। फॉर एग्जाम्पल, डेट इज कंसिडर्ड द चीपेस्ट सोर्स। जो डेट जो सबसे सस्ता पड़ता है, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन डेट इज अ टैक्स डिडक्टेबल सोर्स, क्योंकि इंटरेस्ट की रेट कम होती है, उसके ऊपर टैक्स पे नहीं करना पड़ता। तो इसलिए मैक्सिमम लोग किससे पैसा लेते हैं, कंपनी किससे प्रेफर करती है? डेट से, इंस्टेड ऑफ लोन कंपोनेंट, इंस्टेड ऑफ इक्विटी। जो डेट है, डेट सोर्स, डेट मतलब वही बोरोड फंड, वो सस्ता पड़ता है। क्यों? एक तो इसके ऊपर इंटरेस्ट कम देना पड़ता है, और एक ये टैक्स डिडक्टिबल है। ये टैक्स डिडक्टिबल मतलब इसको कंपनी को इसके ऊपर टैक्स पे नहीं करना पड़ता, क्योंकि इंटरेस्ट को एक्सपेंस माना जाता है। कंपनी से एक्सपेंस ट्रीट करती है, खर्चे के ऊपर, एक्सपेंस के ऊपर नो टैक्स इज टू बी गिवन, तो एक टैक्स की सेविंग हो जाती है। और कोई भी कंपनी लोन कंपोनेंट से पैसा लेती है, यानी ओनर फंड पे तो जो प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स पे करना पड़ता है। यानी डिविडेंड पे कंपनी गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है, क्योंकि डिविडेंड का ऑनर का ही होता है, ऑनर कंपनी के ही होते हैं, और जो इंटरेस्ट पे टैक्स पे नहीं करना पड़ता। तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट, कॉस्ट, यानी उसी सोर्स से पैसा लेगी कंपनी जिसमें कॉस्ट कम आती है। कंपैरेटिवली कॉस्ट किसकी कम आती है? डेट की। क्यों कम आती है? क्योंकि इसके ऊपर टैक्स पे नहीं करना पड़ता, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कंपैरेटिवली इक्विटी से कम आता है। अब रिस्क, अब आपको पता है रिस्क किस में ज्यादा है? इक्विटी में, डेट में? इक्विटी में रिस्क कम है, कल मैंने बताया था आपको, रिस्क कम है, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो इनको डिविडेंड दे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। और डेट में रिस्क ज्यादा है, डेट कंपोनेंट में रिस्क ज्यादा है। क्यों? प्रॉफिट हो या ना हो, डेट के ऊपर तो, डेट मतलब लोन, डेट के ऊपर तो इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे ना हो, इसका पैसा भी वापस करना ही पड़ता है। तो अगर रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो मैं डेट से पैसा ना लेके किससे लेना चाहिए? इक्विटी से। जो कंपनी रिस्क से बचना चाहती है, रिस्क अफोर्ड नहीं करना चाहती, तो वो इक्विटी से पैसा लेगी। जिस कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके प्रॉफिट बहुत ज्यादा अच्छे हैं, वो इंटरेस्ट पे कर सकती है आसानी से, तो वो डेट से पैसा लेगी। तो डेट से पैसा लेने का बेनिफिट होता है, क्योंकि इसके ऊपर इसके जो इंटरेस्ट है वो एक्सपेंस माना जाता है, और कंपनी की टैक्स सेविंग हो जाती है। इसलिए अधिकतर कंपनी डेट जो कंपोनेंट को ज्यादा प्रेफर करती है। तो यहाँ पर रिस्क से बचने के लिए तो इक्विटी, अदरवाइज डेट। एसोसिएटेड रिस्क इज आल्सो डिफरेंट फ्रॉम ईच सोर्स। रिस्क तो हर एक में कम है, आपको पता है, इक्विटी में कम है और डेट में ज्यादा है। दैट इज, इट इज नेसेसरी टू पे द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डेट। आपको पता है कि डेट के ऊपर तो प्रिंसिपल अमाउंट, जो उसका पैसा लोन ले रखा है वो भी वापस करना पड़ता है। डेट मतलब लोन, उधार का पैसा, बोरोड फंड भी हम इसे कह सकते हैं, और इंटरेस्ट भी पक्का देना पड़ता है, तो इसलिए इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। The more risk is associated with borrowed fund as compared to the owner's fund. अब नेचुरल है कि ऑनर फंड में जो रिस्क कम है और बोर्ड में ज्यादा, तो इस केस में अगर रिस्क से बचना चाहते हैं तो हम इक्विटी से प्रेफर करेंगे, अगर रिस्क अफोर्ड कर सकते तो डेट से पैसा लेंगे। हम मतलब कंपनी की बात करें, बिजनेस की बात कर रहे हैं, हम अपनी पर्सनल बात नहीं कर रहे। थर्ड पॉइंट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। ये फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? फ्लोटेशन कॉस्ट कई बार 1 मार्क का क्वेश्चन पहले आता था,
तो हो सकता है इसमें कोई पॉइंट ऐड करके डाल सकते हैं। तो फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स। यदि फंड, कोई भी कंपनी इक्विटी से पैसा लेती है, ये डेट से पैसा लेती है, उस पर जो भी एक्सपेंस आता है दैट इज नोन एज फ्लोटेशन कॉस्ट। क्योंकि इक्विटी से, अगर मान लो कंपनी ने इक्विटी शेयर इश्यू करने हैं, तो उसके लिए पता ही आपको फॉर्मेलिटीज पता है, कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट निकालनी पड़ती है, ब्रोकर अपॉइंट करने पड़ते हैं, तब जाके शेयर से पैसा मिलता है। तो जितनी भी एक्सपेंसेस है, दिस इज नोन एज फ्लोटेशन कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड इज नोन एज फ्लोटेशन कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल अब कौन कौन सी है? जैसे ब्रोकर्स कमीशन, जिसे ब्रोकरेज बोलते हैं, अंडर राइटिंग की फीस होती है, प्रोस्पेक्टस के एक्सपेंसेस हो गए, एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंसेस हो गया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हो गए, एक्सपेंसेस लिखो बेटा ऐसे। तो ये सारे क्या है? फ्लोटेशन कॉस्ट है। और फर्म किस कौन से जो सोर्स से पैसा लेना पसंद करेगी? सिक्योरिटीज, मतलब वही हो गया डेट और इक्विटी। जब भी वर्ड सिक्योरिटी आ जाता है मतलब डेट और इक्विटी दोनों की बात हो रही है। उसी सोर्स से पैसा लेंगे जिसकी फ्लोटेशन कॉस्ट कम है, जिसकी फ्लोटेशन कॉस्ट कम है। नॉर्मली फ्लोटेशन कॉस्ट डेट की कम होती है, इक्विटी की ज्यादा होती है। तो डेट से पैसा लेंगे। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट से बचना चाहते हैं तो डेट, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट, अगर इक्विटी की कम आ रही, डेट की ज्यादा आ रही, तो इक्विटी से लोगे, जिसकी कम है उसी से लोगे आप बस। ना फोर्थ पॉइंट, कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस की कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, बड़ा खूब अच्छा पैसा है, तो उसे डेट कंपोनेंट से लोन लेना चाहिए। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि डेट से लोन, मतलब डेट से पैसा, डेट से पैसा लेना चाहिए। डेट या लोन एक ही बात है। कि डेट से पैसा लेने से बेनिफिट क्या होता है? टैक्स सेविंग होती है कंपनी की। तो टैक्स बचाना ही चाहती है कंपनी हमेशा। अगर टैक्स सस्ता पड़ता है तो टैक्स, मतलब डेट सस्ता पड़ता है, डेट से ले लो, यानी कंपनी वहां पर इक्विटी से पैसा लेने में बचती है थोड़ा सा। तो अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, तो स्ट्रॉन्ग है, तो क्या होगा? तो डेट फाइनेंस ज्यादा ठीक है, मोर कंफर्टेबल है। क्यों? क्योंकि आराम से टैक्स पे कर पाएगी और इंटरेस्ट पे कर पाएगी। तो क्योंकि इंटरेस्ट, लेकिन टैक्स तो सेविंग हो जाएगी ना। तो अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, देन डेट फाइनेंस मोर कंफर्टेबल देन फंडिंग थ्रू इक्विटी। इक्विटी की बजाय उस समय डेट ज्यादा कंफर्टेबल है। अगर फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, वाइस वर्सा का मतलब उल्टा कर दो। अगर फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इक्विटी से लेगी, फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग है तो डेट से लेगी। नाउ फिफ्थ पॉइंट, लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कौन सी होती है? बिजनेस को चलाने का जो खर्चा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो फिक्स्ड है, जो आनी चाहिए, बिजनेस चल रहा है चाहे नहीं चल रहा। जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम देना ही देना है, परमानेंट स्टाफ की सैलरी देनी ही देनी है, टेलीफोन का बिल आना ही आना है। तो ये सारे क्या होते हैं? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर सपोज करो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ अ बिजनेस हैज हाई लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, उसके पहले से ही खर्चे बहुत ज्यादा आ रहे हैं, पहले उसके इतने ज्यादा एक्सपेंसेस है, तो उसको किस सोर्स से पैसा लेना चाहिए? फिर उसको डेट से बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले उसका इतना ज्यादा एक्सपेंस है, डेट के ऊपर इंटरेस्ट का एक्सपेंस और बढ़ जाएगा। यानी कंपनी की अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है तो उसको लो डेट इज फाइनेंस, तो उसको लो डेट से पैसा लेना चाहिए। अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है तो फिर वो डेट से पैसा ले सकती है। तो इस पॉइंट को बस सिंपल सा बस ऐसे ही लिखना है जिसमें लिखा हुआ है, ज्यादा डिटेल नहीं देनी इसकी। उसके बाद है कंट्रोल कंसिडरेशन। अब कंपनी के ऊपर कंट्रोल किसका होता है? कंट्रोलिंग राइट होता है इक्विटी शेयर होल्डर का। ये बच्चे पॉइंट बहुत गलत करते हैं, इसको ध्यान से सुना। कंट्रोलिंग राइट होता है इक्विटी शेयर होल्डर का। अगर इक्विटी शेयर होल्डर कहते हैं कि ठीक है कंट्रोल किसी के पास मर्जी चला जाए, उनको ज्यादा अपना कंट्रोल नहीं चाहते वो, अगर कंपनी को एडिशनल कैपिटल चाहिए तो कहते कोई नहीं और आ जाए इक्विटी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कंट्रोल बढ़ जाए, फिर तो कंपनी इक्विटी से पैसा ले सकती है। अगर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर कहते नहीं जी और कंट्रोल और किसी के हाथ में नहीं होना चाहिए, तो फिर कंपनी और एडिशनल इक्विटी इशू नहीं कर सकती। फिर उस केस में कंपनी को डेट से पैसा लेना पड़ेगा। यानी कंपनी के इक्विटी, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर चाहते कि कंट्रोल सिर्फ उनके हाथों में रहे, फिर डेट से। अगर चाहते कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर इक्विटी से। वही सेम बात है, यानी वही देखो ये पॉइंट 1 लिखा, इश्यू ऑफ इक्विटी मींस, इक्विटी इशू करने का मतलब क्या है? डायल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल ओवर द बिजनेस। यानी कोई कंपनी जितने ज्यादा इक्विटी शेयर इशू करेगी उतना ज्यादा कंट्रोल बढ़ता जाएगा, यानी उतना ज्यादा मैनेजमेंट, मतलब कंट्रोलिंग राइट, मतलब ज्यादा, उतने ज्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व होते जाएंगे कंट्रोल करने वाले। बट इफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वांट टू रिटेन कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल ऑफ बिजनेस, वो चाहते हैं कि हमारा ही कंट्रोल है, फिर वो इक्विटी से पैसा नहीं लेंगे। किससे लेंगे? बोरोड फंड से लेंगे। क्योंकि अगर और इक्विटी इशू कर देंगे तो और कंट्रोल करने वाले लोग आ जाएंगे,
तो उस केस में ध्यान रखना बेटा, इस पॉइंट बच्चे उल्टा बता देते हैं, कंट्रोलिंग राइट में कहते हैं कि इक्विटी से लेना चाहिए, नहीं, अगर कंट्रोल अपना चाहते हैं तो डेट से, क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर चाहते हैं ना अपना कंट्रोल, तो और इक्विटी आएंगे तो कंट्रोलिंग राइट बढ़ जाएगा, तो डेट से पैसा लेना चाहिए। अगर चाहते कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑन द अदर हैंड इफ दे डू नॉट माइंड टू लूज देयर कंट्रोल देन दे मे गो फॉर ऑनर्स फंड सिक्योरिटी, फिर इक्विटी से पैसा भी ले सकते हैं। नाउ द लास्ट पॉइंट इज स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट भी दो तरह की होती है, बूम पीरियड, डिप्रेशन या रिसेशन पीरियड। बूम पीरियड जब तेजी का है, सब कुछ तेज है, मतलब बूम पीरियड का मतलब होता है जब कंपनी में प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहे हैं, तो उस समय लोग, पब्लिक जो है इक्विटी में पैसा ज्यादा लगाना पसंद करती है। तो बूम पीरियड में इट इज इजी टू सेल इक्विटी शेयर्स, उस समय इक्विटी से पैसा कंपनी ले सकती है, एज पीपल आर रेडी टू टेक रिस्क, उनको पता है प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो थोड़ा रिस्क भी ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बेरिश पीरियड आता है या डिप्रेशन या रिसेशन पीरियड आता है तो लोग रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि इक्विटी में रिस्क है, क्योंकि प्रॉफिट होगा तभी डिविडेंड उन्हें मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर को। पब्लिक की बात करें, कंपनी को तो इक्विटी पे रिस्क कम है लेकिन पब्लिक का रिस्क ज्यादा होता है। तो डिप्रेशन पीरियड में पीपल डू नॉट लाइक टू टेक रिस्क, तो कौन से दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर खरीदना पसंद नहीं करेंगे, तो उस केस में डेट से पैसा लेंगे। तो these are the 7 points of factors affecting financing decisions. Today you have to revise these 2 questions, factors affecting investment decision and financing decision. Thank you and have a nice day.